कुछ शहर अपनी तहजीब के लिए मशहूर होते हैं, कुछ अपनी तारीख के लिए। लाहौर दोनों चीज़ों के लिए मशहूर है, लेकिन फूड स्ट्रीट की रोशनियों, तारीख़ी इमिग्रेशन और बड़े बड़े बाजारों के बीच एक और कहानी छुपी हुई थी। एक ऐसी कहानी जो खून से लिखी गई। 3 दहाइयों से ज़्यादा अरसे तक मुख्तलिफ क्रिमिनल ग्रुप ने लाहौर की गलियों में ताकत के लिए जंग लड़ा। बत्ताखोरी, टारगेट किलिंग, ज़मीन पर कब्जे और बदले का एक ऐसा सिलसिला जो नस्लों तक चलता रहा। ट्रक वाला गैंग, गोगी बट गैंग और तीफी बट जैसे नाम कई लोगों के लिए खौफ की अलामत बन गई। हर नाम के पीछे एक कहानी थी और हर कहानी के पीछे किसी न किसी की मौत। 1980 पाकिस्तान की तारीख का वो दौर था जिसने मुल्क की सोशल और सिक्योरिटी लैंडस्केप को हमेशा के लिए बदल दिया। 1979 में शुरू होने वाली सोवियत अफगान जंग ने सिर्फ अफगानिस्तान को नहीं बल्कि पूरे खित्ते को मुतासिर किया। करोड़ों डॉलर की फॉरेन फंडिंग, लाखों अफराद के माइग्रेशन और हथियारों का बेपनाह फ्लो, ये सब कुछ धीरे धीरे पाकिस्तान के शहरों की तरफ पहुंचने लगा। उस दौर में AK-47 सिर्फ एक मिलिट्री वेपन नहीं रही, वो स्टेटस सिंबल बन चुकी थी। पहले जो हथियार जंगों में नजर आते थे, अब वो शहरों की गलियों में दिखने लगी। 1980 के मिड तक इलीगल हथियारों का कल्चर पाकिस्तान के कई शहरों में जड़ पकड़ चुका था। इसी दौर में पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर लाहौर भी बदल रहा था। रोजगार की तलाश में आने वाले हजारों अफराद को अपनी तरफ खींच रहा था। नई फैक्ट्रीज बन रही थी, ट्रांसपोर्ट बढ़ रहा था, हाउसिंग स्कीम डेवलप हो रही थी और शहर की मैशत पहले से ज्यादा मजबूत नजर आ रही थी। लेकिन हर बढ़ती हुई इकोनॉमी के साथ एक शेडो इकोनॉमी भी पैदा हो रही थी। जहां लीगल बिजनेसेस पैसा कमा रहा था, वही कुछ लोग इलीगल तरीके से उस पैसे पर कब्जा करने के तरीके ढूंढ रहे थे। और सबसे ज्यादा पैसा किस सेक्टर में था? ट्रांसपोर्ट। उस वक्त लाहौर का ट्रांसपोर्ट नेटवर्क पंजाब की इकोनॉमी की बैकबोन समझा जाता था। हर रोज हजारों ट्रक लाहौर से गुजरते थे। कराची के पोर्ट से आने वाले माल पंजाब के इंडस्ट्रियल शहरों तक जाता था और इन तमाम सिस्टम में करोड़ों रुपए का बिजनेस होता था। शुरू में कुछ लोगों ने ट्रक ऑपरेटर और ट्रांसपोर्टर से छोटी मोटी बत्ताखोरी शुरू की, जिनसे प्रोटेक्शन, रोड और सिक्योरिटी के नाम पर पैसा लिया जाता था और जो कोई देने से इनकार करता उसका नुकसान कर दिया जाता। कभी ट्रक रोक लिया जाता, कभी माल गायब हो जाता और कई मर्तबा कंप्लेन करने वालों को खामोश कर दिया जाता था। उस दौर का एक मसला ये भी था कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज रिसोर्सेज की कमी का शिकार थी। इसके अलावा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज और करप्शन जैसे फैक्टर ने भी क्रिमिनल के लिए एक आइडियल एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखी थी। और इसी दौर में जुर्म ने अपनी पुरानी शक्ल छोड़ दी। चोर अकेला काम नहीं कर रहे थे, बल्कि नेटवर्क बन चुके थे। कोई पैसा कलेक्ट करता, कोई धमकी देता, कोई टारगेट आइडेंटिफाई करता और कोई लीगल प्रोटेक्शन अरेंज करता था। लाहौर के कुछ इलाके धीरे धीरे क्रिमिनल का मरकज बनते जा रहे थे। रावी रोड, बदामी बाग और GT रोड, यहाँ पैसा भी था और कंट्रोल हासिल करने के लिए लोग भी तैयार थे। इसी माहौल ने एक नए किस्म के क्रिमिनल स्ट्रक्चर को जन्म दिया। एक ऐसा स्ट्रक्चर जो स्टेट तक महदूद नहीं था, बल्कि इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, फियर और ऑर्गेनाइज वायलेंस पर मबनी था। 1990 तक लाहौर के अंडरवर्ल्ड में एक नाम उभर रहा था, एक ऐसा नाम जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर से निकला लेकिन धीरे धीरे पूरे शहर की क्रिमिनल हिस्ट्री का हिस्सा बन गया। नाम था द ट्रक वाला गैंग। 1990 में लाहौर के अंदर एक नया मॉडल उभर रहा था। ये सिर्फ स्ट्रीट क्राइम नहीं था, न ही चोरी या डकैती थी, बल्कि एक ऑर्गेनाइज क्राइम था। और इस ऑर्गेनाइज क्राइम की बुनियाद ट्रांसपोर्ट के गिरद रखी गई। उस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा रोड ट्रांसपोर्ट पर डिपेंड करता था। कराची पोर्ट से आने वाला माल पंजाब के इंडस्ट्रियल शहरों तक ट्रक के जरिए पहुंचता था। रॉ मटेरियल, मशीनरी, फूड सप्लाई, हर चीज रोड नेटवर्क के जरिए मूव होती थी। और जहाँ रोजाना करोड़ों रुपए का माल मूव हो, वहाँ क्रिमिनल ग्रुप के लिए भी अपॉर्चुनिटी पैदा होती है। और इसी अपॉर्चुनिटी को कुछ लोगों ने एक एम्पायर में तब्दील कर दिया। ट्रांसपोर्ट माफिया का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर था। अगर आप रोड को कंट्रोल कर लो तो पैसे के फ्लो को भी कंट्रोल कर सकता है। हर ट्रक एक बिजनेस था, हर बिजनेस से पैसा निकाला जा सकता था और हर पैसे से ताकत हासिल की जा सकती थी। यानी ट्रक से उसके मालिक तक, मालिक से पैसे, पैसे से कंट्रोल, कंट्रोल मतलब
पावर। गैंग मेंबर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर से कांटेक्ट करते, कुछ को धमकी दी जाती, कुछ को सिक्योरिटी ऑफर की जाती और कुछ को मजबूर किया जाता था कि वो सिस्टम का हिस्सा बन जाए। अगर कोई बिजनेसमैन या ट्रांसपोर्टर पैसे देने से इनकार करते तो इससे नुकसान उठाना पड़ सकता था। व्हीकल डैमेज, रोड ब्लॉकेट और धमकियां, और जब एक या दो वाकये सामने आते तो बाकी लोग खुद ही पैसा देना शुरू कर देते। इस तरह बदतखोरी धीरे धीरे एक इनफॉर्मल टैक्स सिस्टम में तब्दील हुआ, एक ऐसा टैक्स जो स्टेट नहीं बल्कि क्रिमिनल कलेक्ट करते हैं। लेकिन कई लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट रूट से आने वाला पैसे काफी नहीं था, इसीलिए बहुत से ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप ने ट्रांसपोर्ट ग्रुप के अलावा दूसरे बिजनेस में भी घुसना स्टार्ट किया। भत्ता, डेब्ट कलेक्शन, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, कॉन्ट्रैक्ट वायलेंस, इलीगल रिकवरी। धीरे धीरे जुर्म सिर्फ स्ट्रीट लेवल एक्टिविटी नहीं रहता बल्कि वो एक सर्विस इंडस्ट्री की शक्ल अख्तियार कर लेता है। ऑर्गेनाइज क्राइम का सबसे अहम हिस्सा होता है इलाका, क्योंकि इलाके का मतलब होता है इनकम। जब किसी इलाके पर आपका कंट्रोल हो तो वहाँ के ट्रांसपोर्ट रूट, वहाँ के मार्केट, वहाँ के प्रॉपर्टी डीलिंग और वहाँ की लोकल इन्फ्लुएंस भी आपके पास आ जाती है। इसीलिए क्रिमिनल ग्रुप अक्सर इलाकों के लिए लड़ते हैं और यही लड़ाई आगे चलकर गैंग वॉर में तब्दील हो जाती है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में इन्फ्लुएंस एस्टैब्लिश करना सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि सर्वाइवल का भी मसला था। दुनिया के लगभग हर ऑर्गेनाइज क्राइम सिस्टम में एक चीज कॉमन मिलती है, पुलिस कनेक्शन। जब एक क्रिमिनल बहुत ज्यादा पैसा और लोकल इन्फ्लुएंस हासिल करता है तो उसकी मुलाकात सियासी निजाम से होना लगभग लाजमी हो जाता है। कुछ लोग वोट इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कुछ स्टेट पावर रखते हैं और कुछ ऐसे रिसोर्सेज रखते हैं जो सियासी लोगों के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होता है। इसीलिए ऑर्गेनाइज क्रिमिनल और पॉलिटिक्स के दरमियान ताल्लुक का इल्जाम दुनिया के कई मुल्कों में लगता रहा है। 1990 के एंड तक लाहौर का क्रिमिनल लैंडस्केप तब्दील हो चुका था। अब जुर्म इंडिविजुअल नहीं रहा था बल्कि एक वेल ऑर्गेनाइज नेटवर्क बन चुके थे। लेकिन हर एम्पायर का एक राइवल होता है और लाहौर के अंडरवर्ल्ड में भी एक नया चैप्टर शुरू होने वाला था। एक ऐसी दुश्मनी जो सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि बदले के लिए लड़ी जाएगी, और उस दुश्मनी का नाम था ट्रक वाला वर्सेस बट ग्रुप। हर अंडरवर्ल्ड की तारीख में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जब पुराने कवायद टूटने लगते हैं, जहां पुराने खिलाड़ी कमजोर होने लगते हैं और उनके जगह नए लोग उभरने लगते हैं। 1990 के मिड तक लाहौर के क्रिमिनल लैंडस्केप में भी सेम ऐसा ही हुआ। जब ट्रक वाला नेटवर्क अपनी ताकत का दायरा बढ़ा रहा था तो शहर के दूसरे हिस्से में नए ग्रुप भी उभर रहे थे। इसी दौर में एक नाम लॉ एनफोर्समेंट रिकॉर्ड और मीडिया रिपोर्ट में बार बार नजर आने लगा, ख्वाजा अकील अहमद। लेकिन लाहौर उसे एक और नाम से जानता था, गोगी भट्ट। उन्नीस सौ 1990 के आखिर में लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में इन्फ्लुएंस हासिल करने के लिए रेस शुरू हो गई थी और इसी रेस ने कई नए क्रिमिनल लीडर को जन्म दिया। गोगी भट्ट का नाम धीरे धीरे उन अफराद में शामिल होने लगा जो लोकल लेवल से निकलकर पूरे शहर में इन्फ्लुएंस हासिल कर रहे थे। अंडरवर्ल्ड में रेपुटेशन पैसे से ज्यादा कीमती होते हैं। अगर लोग आपसे नहीं डरते तो आप इन्फ्लुएंस एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, और अगर इन्फ्लुएंस ना हो तो पैसे भी ज्यादा देर तक नहीं टिकता। इसीलिए क्रिमिनल नेटवर्क अपनी इमेज बहुत एहतियात से बनाते हैं। कुछ लोग खुद को बिजनेसमैन के तौर पर पेश करते हैं और कुछ लोग खौफ के जरिए अपनी पहचान बनाते हैं। गोगी भट्ट दूसरे के लिए फेमस था। उसने धीरे धीरे लाहौर के अंडरवर्ल्ड में एक ऐसी शख्सियत के तौर पर मशहूर होने लगा जिसके बारे में लोग खामोशी से बात करते थे। लेकिन जुर्म की दुनिया में कोई भी अकेला एम्पायर नहीं बना सकता। हर क्रिमिनल नेटवर्क को अलायंस की जरूरत होती है। इनफॉर्मल, स्ट्रीट ऑपरेटर, फाइनेंशियल सपोर्टर और ऐसे लोग जो जरूरत के वक्त सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। इसी दौर में गोगी भट्ट के सर्कल में कुछ ऐसे लोग शामिल हुए जो बाद में लाहौर गैंग वॉर के अहम किरदार बन गए, और उन्हीं में से एक था तीफी भट्ट। तीफी भट्ट सिर्फ एक एसोसिएट नहीं था, वो गोगी भट्ट के रिश्तेदार और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों में हिस्सेदार था, और ये अलायंस बाद में लाहौर की सबसे मशहूर और खूनी दुश्मनी में से एक की बुनियाद रखने वाली थी। लाहौर के अंडरवर्ल्ड में अब दो ग्रुप आमने सामने आ चुके थे। एक तरफ ट्रक वाला नेटवर्क तो दूसरी तरफ गोगी भट्ट और तीफी भट्ट का उभरता हुआ असर। लेकिन असली तूफान अभी आना बाकी था। एक कत्ल, एक बदला और एक ऐसी जंग जो 25 सालों तक पूरे लाहौर को अपने ग्रिप में रखेगी। हर गैंग वॉर में कुछ लोग ट्रिगर दबाते हैं और कुछ लोग फैसला करता है कि ट्रिगर कब दबाया जाएगा। लाहौर के अंडरवर्ल्ड की हिस्ट्री में तीफी भट्ट को अक्सर
दूसरी कैटेगरी में रखा जाता है। जहां गोगी भट्ट का नाम अक्सर पब्लिक अटेंशन हासिल करता था, वही टिफी भट्ट को अक्सर लोग ऑब्जर्वर और एक स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर देखते थे। एक स्ट्रीट क्रिमिनल सिर्फ आज के बारे में सोचते हैं, लेकिन एक स्ट्रेटेजिस्ट 10 साल बाद के बारे में। लाहौर के राइवलरी की सबसे हैरतअंगेज बात ये थी, ये सिर्फ महीनों या सालों तक नहीं चली, बल्कि नस्लों तक चलती रही। 1990 के आखिर तक लाहौर का अंडरवर्ल्ड 2 मुख्तलिफ पावर सेंटर में तकसीम हो गए, जहां इन्फ्लुएंस का मुकाबला, ट्रांसपोर्ट रूट का मुकाबला, लोकल डोमिनेंस और पुरानी दुश्मनी, सब कुछ एक प्रेशर कुकर की तरह गर्म हो रहा था। फिर वो वाकया हुआ जिसने दुश्मनी को खुली जंग में तब्दील कर दिया, एक कत्ल जिसके बाद ऑफिशियली लाहौर गैंग वार शुरू हो गई थी। और अगले चंद सालों में इस जंग का दायरा इतना बड़ा कि सिर्फ गैंग मेंबर ही नहीं बल्कि पूरा शहर उसके असरात महसूस करने लगे। वक्त गुजरते गए, लोग गैंग में शामिल होते रहे, पुराने दुश्मन या तो मारे गए या जेल हो गए, लेकिन दुश्मनी बाकी रहा। अब नए लोगों को सिर्फ इतना पता था कि उन्होंने हमारे लोगों को मारा था, उन्हें ये नहीं पता था कि किस बात पर असल झगड़ा थे। 1998 तक लाहौर में टारगेट किलिंग का सिलसिला तेज हुआ। हर कत्ल के बाद जवाब आता, हर जवाब के बाद एक और जवाब। लाहौर के आम लोगों के लिए गैंग वार सिर्फ न्यूज़पेपर हेडलाइन नहीं थी, बल्कि रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। 2024 में लाहौर एक ऐसे वाकये का गवाह बना जिसने पुरानी गैंग राइवलरी को दोबारा नेशनल हाईलाइट बना दिया। आमिर बलाच लाहौर के एक मशहूर बिजनेस और पॉलिटिकल फैमिली से ताल्लुक रखते थे। उनका नाम अक्सर ट्रांसपोर्ट सेक्टर और पुराने गैंग राइवलरी के हवाले से मीडिया में आता रहा, लेकिन उनकी जिंदगी का आखिरी चैप्टर पुरानी दुश्मनी की वजह से एक वेडिंग सेरेमनी में लिखा गया। गैंग वॉर का सबसे बड़ा पैराडॉक्स यही है, जिस ताकत के लिए वो लड़ते हैं, आखिर वही ताकत तबाही का सबब बन जाती है।